रूप से शियाओशिन की रक्षा करेगा। लेकिन लो यूपिंग ने सोचा कि शियाओशिन कैसे प्रवेश करने वाली है शेन का घर और तुरंत अपना आपा खो बैठी। बाहर निकलो। शियाओशिन ने उस पर अपनी आंखें घुमाई। यही बात मुझे तुमसे कहनी चाहिए। ये मेरा घर है। यह कैसा तर्क है? घर की मालकिन से बाहर निकलने के लिए कहना। जिसे जाना चाहिए वह तुम हो। लुओ यूपिंग की आवाज और भी ठंडी और तीखी हो गई। मुझे मत बताओ कि तुम वास्तव में सोचती हो कि वह तुम्हें पसंद करता है। लुओ यूपिंग ने एक उपहासपूर्ण हंसी हंसी। उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। क्या तुम जानती हो कि उसने मुझसे कितने सालों तक प्यार किया है? क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझे भूल सकता है? एक युवा क्रश हमेशा किसी के दिल में उनके पहले प्यार के लिए एक जगह छोड़ जाता है और वह जगह हमेशा मेरी रहेगी। यह मत सोचो कि सिर्फ एक मैरिज सर्टिफिकेट की वजह से तुम इतना घमंड दिखा सकती हो। जब तक शेन तैयार है मैं तुम दोनों का इसी वक्त तलाक करवा सकती हूं। शियाओशिन की खामोशी ने उसे और भी ज्यादा उत्साहित कर दिया। लुओ यूपिंग के शब्द लगातार अत्यधिक होते जा रहे थे। जब हम साथ थे तो वह हर दिन मेरे पीछे पीछे घूमता था। जिस तरह से वह मुझे देखता था वह हमेशा प्रशंसा से भरा होता था। वह खुद से मेरा हाथ थाम लेता था। उसे मेरे करीब रहना पसंद था। उसने मुझे किस भी किया था। जैसे ही उसने आगे कहा, लुओ यूपिंग 2 सेकंड के लिए रुकी। उसने लूसियन को बिल्कुल पसंद नहीं किया था और उसे कभी जवाब नहीं दिया था। इसीलिए ऐसा केवल 1 या 2 बार ही हुआ था। शायद वह जानती थी कि उसे यह पसंद नहीं था। यही वजह थी कि उसने बाद में कभी वे चीजें दोबारा नहीं की। अब लुओ यूपिंग को पछतावा हो रहा था। वह तब क्या कर रही थी? लुओ यूपिंग ने खुद का अध्ययन किया, फिर से उसी उपहासपूर्ण एक्सप्रेशन पर लौटते हुए। क्या तुम्हें लगता है कि शेन तुम्हें स्वीकार करेगा या तुम और सुनना चाहती हो? शियाओशिन ने उसकी तरफ शांति से देखा और बोली, तो तुमने शेन को चोट क्यों पहुंचाई? शियाओशिन खुद को एक उदार इंसान नहीं मानती थी, खासकर जब इस तरह की बात आती है। लेकिन यह शेन की गलती नहीं थी। उसने बस गलत इंसान से प्यार किया था। शियाओशिन ने भी इसका अनुभव किया था। उसने जो कुछ भी महसूस किया वह उस व्यक्ति द्वारा चोट पहुंचाए जाने के लिए दिल का दर्द था जिससे वह प्यार करती थी। अब शेन की उससे शादी हो चुकी थी और वह आखिरकार एक अच्छी जिंदगी जी रहा था, उस एक्स के रूप में जिसने उसे कभी चोट पहुंचाई थी। लुओ यूपिंग को ऐसे गायब हो जाना चाहिए था जैसे वह मर चुकी हो। लेकिन इसके बजाय लुओ यूपिंग ने उस पल को चुना जब शेन उसे भूलने और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसके प्रति उसके पिछले प्यार के सबूत का इस्तेमाल उस पर हमला करने के लिए किया जा सके, जिससे शेन की जिंदगी फिर से पूरी तरह से बिखर जाए। लुओ यूपिंग का चेहरा काला पड़ गया। उस एक वाक्य ने उसके संयम को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। शियाओशिन, तुम खुद को आखिर समझते क्या हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद कर सकती हूं? उसने सुना था कि शियाओशिन एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थी। उसके जैसे किसी को नीचे गिराना मुश्किल नहीं होगा। शियाओशिन वहां खड़ी रही। उसने एक भी शब्द को गंभीरता से नहीं लिया। वह केवल यह सोच रही थी कि शेन आखिरकार होश में आ गया है और जब वह उस व्यक्ति को पीछे मुड़कर देखेगा जिससे उसने कभी प्यार किया था, तो क्या वह कभी कभी दिल टूटा हुआ महसूस करेगा? शियाओशिन ने उदासीनता से उसकी तरफ देखा। शेन को तुमसे कभी प्यार करने पर पछतावा है। यह कहने के बाद शियाओशिन मुड़ी और गेट से बाहर चली गई। लुओ यूपिंग उसके शब्दों से तुरंत गुस्से से भड़क उठी। लेकिन जब उसने शियाओशिन को घर न जाते हुए देखा तो वह एक पल के लिए जम गई, यह मानते हुए कि शियाओशिन उसके पहले के शब्दों के कारण पीछे हट गई थी और वह आखिरी वाक्य केवल उसे उकसाने का एक आखिरी प्रयास था। यह सोचकर कि इसने लुओ यूपिंग को थोड़ा बेहतर महसूस कराया, शियाओशिन को कमजोर होने के लिए चुपचाप चिढ़ाना। जब शियाओशिन बाहर निकली तो छू चुआन और जियांगयू की कार अभी अभी पहुंची थी। उन्होंने शियाओशिन को बाईं तरफ चलते हुए देखा। वे दोनों इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें चिंता थी कि लुओ यूपिंग कोई परेशानी खड़ी करेगी। छू चुआन ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। क्या लुओ यूपिंग की उससे लड़ाई हो गई? जियांगयू ने शियाओशिन को बाईं तरफ सड़क पर गायब होते देखा। वह कहां जा रही है? क्या लुओ यूपिंग ने सच में उसे गुस्सा दिला दिया? जियांगयू ने शियाओशिन के व्यवहार को याद किया और इसके बारे में सोचने के बाद कहा, शायद नहीं। और अगर वह गुस्से में भी थी तो वह अपनी कार चलाए बिना घर छोड़कर क्यों जाएगी? छू चुआन धीरे से हंसी। ऐसा लगता है कि हमने जरूरत से ज्यादा सोच लिया। हालांकि वह शियाओशिन को उतनी अच्छी तरह नहीं जानती थी, लेकिन जिस तरह शियाओशिन ने लूसियन की तरफ देखा था, ऐसा लगता था कि वह कह रही हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसे लगा कि शियाओशिन और शेन काफी अनुकूल थे। वे दोनों सच में बहुत मैच करते थे। लेकिन साथ ही उसे यह भी लगा कि शियाओशिन बिल्कुल कोई साधारण इंसान नहीं थी।
उसे लू यूपिंग की बिल्कुल परवाह नहीं थी। सिर्फ उसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकालने के लिए काफी था कि शियाओशिन कभी भी लुओ यूपिंग से परेशान नहीं हो सकती थी। इस बीच मैंने शियाओशिन को एक मैसेज भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने फिर से समय पर एक नजर डाली। पहले ही 7 बज चुके थे। उसे अब तक घर आ जाना चाहिए था। मैं बालकनी की तरफ बढ़ा और खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखने लगा, यह देखने के लिए कि शियाओशिन कब वापस आएगी। अचानक नीचे मैंने शियाओशिन को आवासीय परिसर के प्रवेश द्वार से बाहर निकलते हुए देखा और लुओ यूपिंग नीचे खड़ी थी। एक ठंडक तुरंत मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। लुओ यूपिंग शियाओशिन को निशाना नहीं बनाएगी, है ना? जवाब निश्चित रूप से हां था। जिस पल मैंने यह सोचा, मैंने अपने जूते भी नहीं बदले। मैंने लिफ्ट का बटन दबाया और नीचे की तरफ भागा। मैं लिफ्ट से बाहर निकला और जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ने वाली थी, मेरी मुलाकात लू यूपिंग से हो गई। जैसे ही उसने मुझे देखा, लू यूपिंग ने पुकारा, शेन। मैंने खुद को उस पर हाथ उठाने से रोका और धीमी आवाज में उससे पूछताछ की, तुमने अभी अभी शियाओशिन से आखिर क्या कहा? लुओ यूपिंग अचानक एक सुकून भरी हंसी हंस पड़ी। मेरे पास उससे कहने के लिए आखिर क्या हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है कि हम किस बारे में बात कर सकते हैं? मैंने पूछना जारी रखा, तो फिर वह क्यों चली गई? लुओ यूपिंग ने अपने कंधे उचकाए, कुछ हद तक बेकसूर दिखते हुए। शायद वह बहुत संवेदनशील है, शायद वह कमजोर है। लुओ यूपिंग ने उस बात के बारे में सोचा जो उसने शियाओशिन से कही थी, और जिस तरह शियाओशिन उसके सामने चुपचाप खड़ी थी। लुओ यूपिंग को अचानक बहुत बेहतर महसूस हुआ। तो क्या हुआ अगर उनकी शादी हो गई थी? वह और शीन एक दूसरे को बचपन से जानते थे। शियाओशिन को क्या होना चाहिए था? वह कुछ भी नहीं थी। लुओ यूपिंग बिल्कुल नहीं डरी थी। उसने मुझे यह समझाना भी शुरू कर दिया कि उसने शियाओशिन को कमजोर क्यों कहा। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैंने उसे हमारे अतीत की चीजों के बारे में बताया और वह भाग गई। क्या यह जरूरत से ज्यादा संवेदनशील होना नहीं है? अगर कमजोर नहीं तो फिर यह क्या है? मेरे होंठ थोड़े फड़फड़ाए। मेरी आवाज जैसे मैंने शांति से पूछा, तुमने उसे आखिर क्या बताया? लुओ यूपिंग ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। मैंने बस उसे बताया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था और तुम मेरे साथ रहना कितना पसंद करते थे। तुम मेरा हाथ थाम लेते थे, जैसे मुझे उन सभी मजेदार चीजों के बारे में बताते थे जो तुम्हारे साथ हुई और तुमने मुझे किस भी किया था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा एक जगह रहेगी। मैंने उससे पूछा कि उसे तुम्हारे प्यार का कितना हिस्सा सच में मिल सकता है। अगले ही सेकंड एक जोरदार थप्पड़ की गूंज एक तमाचे के साथ सुनाई दी। मेरी तरफ से एक थप्पड़ ने जबरन उसका मुंह बंद कर दिया। जैसे ही लू यूपिंग ने वे शब्द कहे, मेरा दिमाग भन्ना गया और पूरी तरह से खाली हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर का सारा खून जम गया हो। इस पल लुओ यूपिंग के लिए मेरे सब्र की सीमा खत्म हो चुकी थी। थप्पड़ से लुओ यूपिंग का सिर एक तरफ झुक गया। उसके बिखरे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। हमारे बीच कई सेकंड की गहरी खामोशी बीत गई। तुमने मुझे दूसरी औरत के लिए मारा? लुओ यूपिंग को अपना दिल बुरी तरह दुखता हुआ महसूस हुआ। उसने वास्तव में उस पर हाथ उठाया था, और वह भी दूसरी औरत के लिए। मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखा। मेरे सबसे करीब अब मेरी कानूनी जीवन साथी है। लू यूपिंग ने अपने बालों को पीछे किया। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। तो फिर मेरे बारे में क्या? तुमने उसकी वजह से मुझे मारा। क्या इससे मुझे भी दर्द नहीं होता? मैं एक नीची दबी हुई हंसी हंसा। तो तुम जानती हो कि दर्द कैसा महसूस होता है जब तुमने मुझे एक कप के पीछे मारा था। तुम इसे इतनी आसानी से कैसे कर पाई? लुओ यूपिंग अपनी ही हरकतों से अवाक रह गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके दिल को कसकर जकड़ रहा हो, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। मैंने उसके कंधे को पार किया। मुझे शियाओशिन को ढूंढने जाने की जरूरत थी। मैं मुड़ा और बिल्डिंग के प्रवेश द्वार की तरफ भागा। छू चुआन और जियांगयू वहां खड़े होकर कुछ देर से देख रहे थे। जब उन्होंने मुझे आते देखा तो उन्होंने रास्ता बताया। शियाओशिन बाईं तरफ सड़क पर गई है। जियांगयू मेरे बारे में थोड़ा चिंतित लग रहा था। वह केवल चुपचाप आ भर सका और मेरे पीछे नहीं आया। छू चुआन मुस्कुराई और उससे पूछा, तुम उसके पीछे क्यों नहीं जा रहे हो? जियांगयू ने अपना सिर हिलाया। इस स्थिति में उसके लिए खुद को शांत करना बेहतर है। छू चुआन की मुस्कान गहरी हो गई। मैं तुम्हें भी अपने साथ खींचने वाली थी, लेकिन तुमने मुझे मौका नहीं दिया। जियांगयू ने लुओ यूपिंग की दिशा की तरफ अपनी ठुड्डी उठाई। चलो उसे देखते हैं। वे दोनों लुओ यूपिंग की तरफ बढ़े। स्ट्रीट लाइट के नीचे उसके पीले चेहरे का एक हिस्सा लाल था। उन दोनों ने इसे देखा था। लूसियन ने उसे थप्पड़ मारा था। इस बार उनमें से किसी ने भी कोई व्यंग्यात्मक बात नहीं कही। जियांगयू ने बस इतना कहा,
चलो यूपिंग को घर ले चलते हैं। छू चुआन ने लुओ यूपिंग और जियांग यू पर एक नजर डाली और उसे घर भेजने का फैसला किया। पूरे रास्ते उसने लुओ यूपिंग को भड़काने के लिए कुछ नहीं कहा। अगर लोग उपयुक्त नहीं हैं तो वे बस नहीं हैं। अगर ये खत्म हो गया है तो यह खत्म हो गया है। आज का परिणाम ईमानदारी से लुओ यूपिंग की खुद की वजह से हुआ था। लुओ यूपिंग बिना हिले डुले कार की खिड़की के सहारे टिक गई। पूरी यात्रा के दौरान शांत रही। इस बीच मैंने शियाओशिन को कई बार कॉल किया, लेकिन उसका फोन अभी भी बंद था। मैं काफी देर तक चलता रहा बिना उसे देखे। सड़क के किनारे की दुकानें रोशनी से जगमगा रही थीं और गर्मजोशी से भरी और जीवंत लग रही थीं। फिर भी मेरा दिल मेरी आंखों में असहज महसूस कर रहा था। शियाओशिन कभी कोई कमजोर इंसान नहीं रही थी। वह कोमल थी, फिर भी मजबूत थी। लेकिन लुओ यूपिंग के शब्दों को सुनकर कोई भी आहत महसूस करेगा। शायद शियाओशिन उन्हें सहन नहीं कर सकी और शायद मुझसे नफरत भी करने लगे। लेकिन अभी मैं बस उसे देखना चाहता था। भले ही शियाओशिन अलग होना चाहती हो और मुझसे तलाक लेना चाहती हो, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिंदगी के बीच में ही मिले थे। मैं अपने द्वारा लाई गई परेशानी को उस पर बोझ नहीं बनने दे सकता था। मुझे मूल रूप से अकेला ही रहना था। उसने मेरे सबसे निचले द्वार में मेरा साथ दिया था और मैं पहले से ही गहराई से आभारी था। अचानक आसमान में बिजली कड़की और बारिश की कुछ बूंदें गिरने लगीं। बारिश हो रही थी। मुझे शियाओशिन को जल्दी ढूंढना था। यह सोचते हुए कि कैफे पास में ही है, मैं 2 छाते लेने के लिए वहां भागा। इस बीच एक केक की दुकान के अंदर शियाओशिन एक केक पकड़े हुए थी। यह वही केक था जो लूसियन ने उसके साथ साझा किया था। वापस कैफे में शियाओशिन ने सोचा था कि इसका स्वाद सच में बहुत अच्छा था। वह शायद इसे बहुत पसंद भी करती थी, इसलिए वह खास तौर पर एक टुकड़ा खरीदने आई थी। जब मैं केक की दुकान के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और शियाओशिन को देखा तो मैं अंदर से खुश था, लेकिन मेरी आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे लू यूपिंग के शब्दों का डर था। शियाओशिन मुझसे कितनी घिन करेगी। मैंने सोचा कि अगर मैं उसकी तरफ भागूं और बदले में मुझे दूर धकेल दिया जाए तो यहां खड़े होकर देखने में कम दर्द हो सकता है। जब शियाओशिन ने देखा कि मैं हिल नहीं रहा हूं तो वह केक लेकर जल्दी से मेरे पास आई। उसकी आवाज कोमल थी। तुमने घर पर मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें ठंड लग रही है? मैंने अपनी आंखें झुकाईं और दयनीय रूप से पूछा, तुम घर क्यों नहीं आई? शियाओशिन ने अपने हाथ में छोटा सा केक उठाया। मैंने तुम्हारे लिए केक का एक टुकड़ा खरीदा है। कुछ मीठा खाने से तुम्हारा मूड ठीक हो सकता है। उस समय उसने सोचा था कि शेन निश्चित रूप से बुरा महसूस कर रहा होगा। पास में ही एक डेजर्ट शॉप थी जो अभी भी खुली थी, इसलिए उसने सोचा कि वह कुछ मीठा खरीद ले। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो दुकान बंद होने वाली थी और वहां केवल एक छोटा सा केक बचा था। मुझे लगा तुम मुझसे अब बात नहीं करने वाली हो। शियाओशिन ने बेबसी से आह भरी। मैं इतनी नाजुक नहीं हूं। तुमने मुझे पहले ही अपने अतीत के बारे में बता दिया है। मैं सब कुछ जानती हूं। बात बस इतनी है कि लुओ यूपिंग के मुंह से वे शब्द सुनकर उसे घिन आ रही थी। तुम इस तरह बाहर क्यों भाग आए? मैंने तुम्हें ऊपर से जाते हुए देखा था। मैं तुम्हें ढूंढने नीचे आया। मुझे डर था कि लुओ यूपिंग तुम्हें निशाना बनाएगी। बोलने के बाद मैंने जोड़ा, मुझे लगा कि लुओ यूपिंग ने जो बातें तुमसे कहीं उसे तुम्हें गुस्सा आ गया। तभी शियाओशिन को समझ आया कि शेन उसे ढूंढने क्यों आया था। किस चीज ने वास्तव में उसके प्रभाव को पूरी तरह बदल दिया था? क्या वह शेन यू के साथ हुआ हादसा था? चाहे शेन कितना भी गुस्से में रहा हो, उसने पूरी कहानी जाने बिना कभी उसे नहीं डांटा था। मैंने उससे कहा था कि हम एक दूसरे के सबसे करीबी लोग हैं और हमारे बीच कोई शक नहीं होना चाहिए। हम दूसरों को फायदा उठाने का मौका नहीं दे सकते। उसे वे शब्द याद थे। इसके बारे में सोचते हुए अगर उसने लुओ यूपिंग से कहा होता कि वह और शेन हर रात साथ सोते हैं, तो लुओ यूपिंग के पागल व्यक्तित्व के साथ क्या वे आपस में नहीं लड़ जाते? वे निश्चित रूप से लड़ते, लेकिन वह इतनी बेशर्म नहीं थी। उस तरह की बातें जोर से कहने के लिए नहीं होती थीं। मैंने खुद को शियाओशिन की बाहों में छुपा लिया। तुमने अपने फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? बैटरी नहीं थी। यह बंद हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज वह इतनी बदकिस्मत होगी कि अगर उसका फोन बंद न हुआ होता। वह शेन को पहले ही बता देती कि वह कहां जा रही है और मुझे ठंडी रात में चप्पल पहनकर उसे ढूंढने के लिए मजबूर नहीं करती। मैंने आखिरकार थोड़ा आराम महसूस किया। फिर तुमने केक कैसे खरीदा? मैंने शियाओशिन की तरफ देखा, यह जानने के लिए उत्सुक कि क्या उसने किसी तरह अपना रास्ता बना लिया था। मैं आमतौर पर अपनी जेब में कुछ कैश रखती हूं। भाग्यवश मुझे वह आदत थी।
लेकिन अगर उसे वह आदत न होती तो क्या वह चार्जर उधार लेकर अपना फोन ऑन नहीं कर सकती थी ताकि शेन कम परेशान हो? शियाओशिन ने अपनी आवाज धीमी की। क्या तुम अभी फिर से रोने वाले थे? मैंने अपना सिर हिलाया और इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। नहीं, मैं आसानी से नहीं रोता। वह धीरे से हंसी। मम, तुम आसानी से नहीं रोते। मेरी आंखें दुख रही थीं। उसके परफ्यूम की हल्की सी खुशबू मेरे चारों तरफ थी। शायद मैं अभी पहले बहुत ज्यादा परेशान था और अब मैंने आखिरकार राहत महसूस की थी। शियाओशिन धीरे धीरे चल रही थी और घर पहुंचने में अभी भी कुछ दूरी बाकी थी, जो ज्यादा दूर नहीं था। छू चुआन और जियांगयू, जो अभी अभी लुओ यूपिंग को छोड़कर लौटे थे, फिर से आए और उन्होंने कार की खिड़की से शियाओशिन और मुझे देख लिया। छू चुआन ने कार को सड़क के किनारे पार्क किया और कुछ सेकंड के लिए देखा, फिर नोटिस किया कि शियाओशिन एक डेजर्ट बॉक्स ले जा रही थी। वह आह भरे बिना नहीं रह सकी। लुओ यूपिंग के पास उससे मुकाबला करने के लिए आखिर है क्या? आज उसे शियन से थप्पड़ पड़ा। वह शायद कुछ समय के लिए शांत हो गई है। चू चुआन ने भी पहले ऐसा ही सोचा था, लेकिन जियांगयू की बातें सुनने के बाद उसने अपने हाथ फैलाए। कौन जानता है, लुओ यूपिंग कभी भी सामान्य समझ के अनुसार काम नहीं करती है। कौन जानता है कि वह क्या सोच रही है। अचानक विंडशील्ड पर बारिश की कुछ बूंदें गिरीं। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ पेड़ों से टपकता पानी है, लेकिन फिर कुछ और बूंदें गिरीं। जियांगयू ने कार की खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाला और छू चुआन की तरफ देखा। ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है। छू चुआन मुस्कुराई जब उसने दूर शियाओशिन की तरफ देखा। मौसम सच में साथ नहीं दे रहा है। क्या तुम्हारे पास कार में कोई छाता है? जियांगयू ने पूछा। छू चुआन ने हैरानी की आवाज निकाली। क्या इत्तेफाक है, मैंने वास्तव में पिछली बार एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक छाता खरीदा था। उसने पिछली सीट से छाता लिया और जियांगयू से कहा, एक पल मेरा इंतजार करो, मैं इसे उनके पास ले जा रही हूं। जियांगयू ने कार का दरवाजा खोला और उसके साथ बाहर निकल आया। छू चुआन हंसी। ओपन बटन दबाने के बाद छाता धीरे धीरे खुल गया। वह जियांगयू के साथ उसके नीचे खड़ी हो गई और बारिश और तेज होती दिख रही थी। वे पहले ही अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके थे, लेकिन घर पहुंचने में अभी और 2 या 3 मिनट बाकी थे। अचानक हमारे सिर के ऊपर एक छाता आ गया। शियाओशिन हैरान होकर रुक गई। पीछे मुड़कर उसने चुचुआन और जियांगयू को देखा। छू चुआन ने समझदारी से छाता उसकी तरफ बढ़ा दिया। जियांगयू ने मजाक किया, हमारे शियन को भीगने मत देना, जल्दी घर जाओ, हम जा रहे हैं। छू चुआन ने जियांगयू को खींचा और भाग गई, यह कहते हुए कि क्या आज बारिश न होने की बात नहीं थी। जियांगयू ने मौसम के पूर्वानुमान पर एक नजर डाली। इसने आज बारिश होने की बात नहीं कही थी। अजीब है। छू चुआन ने तुरंत जवाब दिया, यह बारिश नहीं है, ये लो यूपिंग के आंसू हैं। जियांगयू जोर से हंस पड़ा। तुम्हारा साथ होना सच में लो यूपिंग का सौभाग्य है। शियाओशिन वहां छाता पकड़े खड़ी रही, उन्हें कुछ देर तक दूर से देखती रही, इससे पहले कि उसके होठों के कोने थोड़े मुड़े। शियन के 2 बहुत अच्छे दोस्त थे। शियाओशिन ने छाता बंद किया, लिफ्ट ली और घर लौट आई। अचानक अपनी आंख के कोने से उसने नोटिस किया कि मेरी हथेली लाल थी। उसने दोनों हाथों के रंगों की तुलना भी की। यकीनन दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की तुलना में थोड़ी ज्यादा लाल थी। क्या मैंने सच में लू यूपिंग को मारा था? शियाओशिन बेड के पास बैठी और कुछ सेकंड के लिए सोचने लगी। फिर उसने अपने होठों को एक मुस्कान में समेट लिया। लुओ यूपिंग अब जो कुछ भी कह रही थी वह बस घबरा रही थी। डाइनिंग टेबल पर व्यंजन पहले से ही तैयार थे, लेकिन वे पूरी तरह ठंडे हो चुके थे। वह रसोई में गई। बर्तन में मछली के सिर का टोफू सूप उबल रहा था। आज दोपहर में ही मैंने खुद से कहा था कि मैंने आज मछली खरीदी है। उसने खुद को एक कटोरा परोसा और बाकी व्यंजनों को भी दोबारा गर्म किया। डाइनिंग टेबल पर अकेले खाते हुए कुछ अजीब सा महसूस हुआ। यह यहां खाने के लिए बैठने के बारे में भी नहीं था। ऐसा लगा कि वह पहले से ही शियन के साथ मिलकर खाना खत्म करने की आदी हो चुकी थी। सब कुछ खत्म करने के बाद उसने काम का बाकी हिस्सा खत्म करने के लिए स्टडी रूम में जाने से पहले शावर लिया। मैं 9 बजे के कुछ देर बाद जागा। आंखें खोलते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं बेडरूम में हूं। शाम की घटनाएं मेरे दिमाग में दोबारा चलने लगीं। मैं बैठ गया। हालांकि मुझे वास्तव में कोई भूख नहीं थी। शायद नीचे लू यूपिंग से टकराने ने मेरे मूड को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। मेरे जूते बेड के पास नहीं थे। मैं नंगे पैर बेडरूम से बाहर निकला। जब मैं लिविंग रूम में पहुंचा तो शियाओशिन अभी स्टडी रूम से बाहर आ रही थी। वह सीधे एंट्रेंस की तरफ गई और शू रैक से चप्पलों की एक जोड़ी निकाली, उन्हें मेरे सामने रखते हुए, तुम जाग गए, पहले खा लो।
शियाओशिन ने मेरे लिए व्यंजन दोबारा गर्म करने के लिए रसोई में जाने से पहले मुझे चप्पल पहनते हुए देखा। मैंने धीरे से पुकारा। शियाओशिन ने हल्के से मेरे माथे पर उंगली मारी। ज्यादा मत सोचो, तुम मेरे साथ इतने दूर क्यों हो रहे हो? मैंने अपने माथे को छुआ और दयनीय रूप से उसकी तरफ देखा। दर्द हो रहा है। शियाओशिन ने मुझे गहराई से देखा। मेरे बिखरे बाल उसकी आंखों में दिखाई दे रहे थे। तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं? मैंने उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए दंग रह गया, यह सोचते हुए कि क्या इसका वही मतलब है जो मैं समझ रहा हूं। मैं उसके और करीब झुक गया। शियाओशिन एक राहत भरी हंसी हंसी और धीरे से अपने हाथ से मेरे बालों को ठीक किया। उसकी उंगलियां कुछ और सेकंड के लिए मेरे बालों में बनी रहीं, इसलिए मैं जरूरत से ज्यादा नहीं सोच रहा था। इसका सच में वही मतलब था जो मैं समझ रहा था, एक अनकही समझ। शियाओशिन ने चॉपस्टिक्स मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने चॉपस्टिक्स ली और अचानक जब मैंने उन्हें पकड़ा तो मुझे अपनी हथेली में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने अपना हाथ खोला। यह थोड़ा लाल था और करीब से देखने पर यह थोड़ा गर्म भी महसूस हो रहा था। मैंने लू यूपिंग को इतनी जोर से नहीं मारा था और थप्पड़ की आवाज भी उतनी तेज नहीं थी। यूपिंग ने उस दिन बहुत जोर से मारा था। वह कमीनी एक जानवर थी। उस समय मैंने केवल आवेग में आकर उसे थप्पड़ मारा था। अगर मैंने और सही तरीके से हाथ घुमाया होता तो शायद और जोर से लगता, लेकिन मैं उस समय पूरी तरह से अपना आपा खो चुका था। शियाओशिन ने मेरी नजर का पीछा करते हुए मेरी हथेली की तरफ देखा। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने लो यूपिंग को थप्पड़ मारा और एंगल भी गलत हो गया। अगर मैंने अपनी कलाई को बेहतर तरीके से एडजस्ट किया होता तो शायद उसे और दर्द होता। यह कहने के बाद मैंने आह भी भरी। शियाओशिन एक सेकंड के लिए शांत हो गई। इस तरह की स्थिति में उसे वास्तव में हंसना नहीं चाहिए था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सकी। उसके होठों के कोने बस ऊपर की तरफ उठते रहे। मैंने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखने से पहले थोड़ा खाया। शियाओशिन ने कहा, जाओ शावर ले लो, मैं सफाई कर दूंगी। उसकी बातें सुनकर मैंने अपने पजामा लिया और नहाने चला गया। बाहर आने के बाद मैंने लिविंग रूम की टेबल पर केक देखा, क्योंकि उसने सोचा था कि मैं परेशान हूंगा। वह यह केक खरीदने बाहर गई थी। मैं पास गया, सोफे पर बैठा और केक की पैकेजिंग खोली। मैंने एक चम्मच उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। क्या यह अच्छा है? शियाओशिन मेरे बगल में बैठ गई। अच्छी चीज केक नहीं है, तुम हो। रुको, वह सवाल नहीं। जो मैंने अभी कहा वह थोड़ा ज्यादा सीधा लग रहा था, क्योंकि तुमने इसे खरीदा है। शियाओशिन धीरे से हंसी। तुम गुस्से में क्यों नहीं थे? वह सवाल अजीब तरह से जाना पहचाना लगा। ऐसा लगा जैसे बहुत समय पहले की बात नहीं है। शियाओशिन इसी जगह पर बैठी थी और उसने मुझसे यही सवाल पूछा था। शियाओशिन ने मेरे सवाल का जवाब दिया। तुमने कहा था कि तुम और मैं एक दूसरे के सबसे करीबी लोग हैं। अगर मैं सच में उसके जाल में फंस जाती तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि वह सफल हो गई? वह उन शब्दों को हमेशा याद रखेगी। अगर कोई शक हो तो उस व्यक्ति को चोट पहुंचाने के बजाय पूछो जिससे तुम प्यार करते हो, और बाहरी लोगों को फायदा उठाने का मौका मत दो। तुम्हें लगा मैं गुस्से में थी। तुम उस समय क्या सोच रहे थे? उसने मुझे शांति से देखा, यह जानने के लिए कि मैं क्या सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि मुझे अपने द्वारा लाई गई परेशानी से तुम्हें प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। भले ही हम अलग हो जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे वैसे भी अकेला ही रहना था। तुम्हारे आने से मुझे पहले ही इतना सुकून मिला था, लेकिन उस पल मैं सच में तुम्हें एक बार और देखना चाहता था। जैसे ही मैंने यह कहा, मेरी तर्जनी और अंगूठे ने चम्मच के ऊपरी हिस्से को भींच लिया। शियाओशिन ने इस बारे में सोचा कि अगर शियन ने उसे नजरअंदाज किया होता तो वह क्या करती। शियन यू वाले हादसे के कारण, चाहे जो भी हो, वे दोनों एक दूसरे की बात को गंभीरता से सुनेंगे और कभी भी शक को पैदा नहीं होने देंगे। वह शियन की बाहों में झुक गई और अपनी बाहें उसकी कमर के चारों तरफ लपेट लीं। अगली बार जरूरत से ज्यादा मत सोचना। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया, बहुत बेहतर महसूस करते हुए, और केक खाना जारी रखा। शियाओशिन आलस से कुर्सी के सहारे टिक गई, साइड से मुझे खाते हुए देखते हुए। वह सीधी हुई और एक पल की झिझक के बाद बोली, शियन। मैं उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ा। तुमने कभी खुद से मुझे किस करने की पहल नहीं की। उसकी आवाज में अजीब तरह से एक शिकायत की झलक थी। मैंने केक नीचे रखा और धीरे धीरे उसके करीब झुका। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक हल्की सी झिझक थी, क्योंकि मैंने उसके होठों को 2 बार चूमा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे सच में किसी को किस करने की पहल करने का कोई अनुभव नहीं था। यहां तक कि लो यूपिंग के साथ भी यह हमेशा वहीं रुक जाता था।
कभी कभी मुझे आश्चर्य भी होता था कि मैंने उसे सच में किस किया था या नहीं। बस इस तरह शियाओशिन ने अपनी एक भौं थोड़ी उठाई। जैसे ही उसने मेरी प्रतिक्रिया देखी, वह समझ गई, कोई बात नहीं। शियाओशिन मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद भी शेन अभी भी सीखता हुआ नहीं लगा। कल रात की घटनाएं मेरे दिमाग में दोबारा चलने लगीं और मैंने चुपचाप कंबल खींच लिया। शियाओशिन के मुंह किस करने के तरीके से धोखा मत खाओ। उसके छोटे छोटे छेड़ने के तरीके अविश्वसनीय रूप से कुशल हैं, लेकिन जब वास्तविक प्रैक्टिस की बात आई तो वह भी मेरी तरह ही अनुभवहीन थी। मुझे मानना पड़ेगा, शियाओशिन अविश्वसनीय रूप से तेजी से सीखती है और उसने जल्दी ही इस पर पकड़ बना ली। अगली सुबह बहुत जल्दी मैंने अपनी दुखती कमर को मला, खुद से शिकायतें बुदबुदाते हुए जैसे मैं उठने की तैयारी कर रहा था। हाथ मुंह धोने और कपड़े बदलने के बाद मैंने फ्रीजर खोला और अपनी मां के बनाए हुए डंपलिंग्स निकाले। नाश्ते के लिए कुछ उबालने की योजना बना रहा था। जैसे ही मैंने बर्तन का ढक्कन उठाया, डोरबेल बजी। मैंने जो पकड़ा था उसे नीचे रखा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मॉनिटर पर देखते हुए मैंने बाहर एक डिलीवरी ड्राइवर को खड़े देखा, लेकिन मैंने कोई टेकआउट ऑर्डर नहीं किया था। मैंने दरवाजा खोला और डिलीवरी ले ली। डिम सम को करीब से देखते हुए उसमें से एक चीज क्रिस्टल झींगा डंपलिंग्स, क्रिस्टल श्रिम्प डंपलिंग्स थी। मैंने एक पल के लिए पीछे सोचा। ऐसा लगता है कि शियाओशिन ने आज सुबह जाने से पहले मुझसे कुछ पूछा था कि मुझे झींगा डंपलिंग्स चाहिए या नहीं। उस समय मैं केवल सोना चाहता था, इसलिए मैं करवट लेकर उसे नजरअंदाज कर दिया। शियाओशिन ने निश्चित रूप से यह मेरे लिए ऑर्डर किया होगा। समय बिल्कुल सही था। मैं वापस रसोई में गया और जमे हुए डंपलिंग्स को वापस फ्रिज में रख दिया। फिर टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगा। तभी मैंने अपना फोन निकाला। जियांग यू ने मुझे मैसेज भेजे थे। उन्हें खोलने के बाद सामग्री देखकर मेरी भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। जियांग यू ने लिखा था, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि लो यूपिंग आखिरकार अस्पताल में भर्ती हो जाएगी। पहले ही 8 ही बज चुके हैं। तुमने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? तुम केवल तभी देर तक सोते हो जब तुम नाखुश होते हो। क्या तुम्हारी और शियाओशिन की कल रात लड़ाई हुई थी, या यह लो यूपिंग की वजह से है? मैंने तुरंत जियांग यू को जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कल रात थोड़ा लेट सोया था। मैसेज भेजने के बाद जियांग यू ने कुछ देर तक जवाब नहीं दिया। वह शायद पहले से ही काम कर रहा था। मैंने अपना फोन रख दिया। लुओ यूपिंग अस्पताल में भर्ती हो गई। क्या वह सच में इतनी नाजुक थी? क्या मेरे एक थप्पड़ ने उसे घायल कर दिया था? जब उसने मुझे थप्पड़ मारा था, मुझे पूरी तरह से ठीक होने में आधे महीने से ज्यादा का समय लगा था। वह बस बेशरम है। मैं उसके बारे में सोचने की जहमत भी नहीं उठा सकता था। बस उसके बारे में सोचना ही मुझे गुस्सा दिला देता था। मैंने नाश्ता करना जारी रखा। शियाओशिन ने बहुत सारा ऑर्डर किया था। उसने मुझे हर चीज का थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिया था। मैं आधे रास्ते में ही पेट भर चुका था। टेबल साफ करने के बाद मैं कैफे चला गया। दुकान पर पहुंचने के कुछ ही देर बाद कर्मचारियों में से एक मेरी तरफ बढ़ा और मेरे सामने खड़ा हो गया। बॉस। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका सरनेम बाई था, इसीलिए मैं उसे हमेशा शियाओ बाई बुलाता था। मुझे लगता है कि वह कॉलेज में सीनियर था। वह यहां पहले से ही 2 साल से पार्ट टाइम काम कर रहा था। क्या बात है शियाओ बाई? मैंने पूछा। उसने अपने हाथ आपस में मरोड़े। बॉस, मैं अगले हफ्ते से नहीं आ पाऊंगा। साल के दूसरे हिस्से में मेरी एक इंटर्नशिप है। मैं पढ़ाई पर ज्यादा समय बिताना चाहता हूं। मैं सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। इस शहर में बने रहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं मुस्कुराया और शियाओ बाई से कहा, परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। जाओ, वह सब कुछ हासिल करो जो तुम करना चाहते हो। शियाओ बाई ने जोर से सिर हिलाया। थैंक यू बॉस। उसने मुझे देखकर एक मुस्कान बिखेरी। तो फिर मैं काम पर वापस जाता हूं। मैंने अपना हाथ हिलाया उसकी पीठ को देखते हुए। मैं सोचने लगा कि मुझे उसे क्या तोहफा देना चाहिए। जिन कर्मचारियों ने दुकान पर 2 साल से अधिक समय तक काम या पार्ट टाइम किया था, मैं उन्हें हमेशा एक छोटा सा विदाई तोहफा देता था। कुछ देर घूरने के बाद युकी एक ब्रेक के दौरान पास आई। वह लड़का आमतौर पर बेफिक्र और लाउड था। वह मेरे सामने बैठ गई और चुपचाप पूछा, बॉस, शियाओ बाई ने अभी क्या कहा? उसने कहा कि वह पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है और अगले हफ्ते से नहीं आएगा। मैंने युकी की तरफ देखा और मुस्कुराया। तो नया बंदा हायर करने से पहले हमारे पास एक व्यक्ति कम होगा। आप फुल टाइमर लोगों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। युकी 2 बार अजीब तरह से हंसी। कोई बात नहीं, जब तक वे एक्स्ट्रा बड़े ऑर्डर नहीं आते, मैं इसके साथ ठीक हूं। उसका लहजा अचानक बदल गया और उसने आह भरी। लेकिन शियाओ बाई की स्थिति भी काफी दयनीय है। मम,
मैंने उसकी तरफ देखा। मैं दुकान के कर्मचारियों की सामान्य स्थिति जानता हूं, लेकिन मैं उससे गहरा कुछ नहीं जानता। उसने कभी किसी को नहीं बताया। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक बार वॉशरूम गया था और उसने फोन पर बात करते हुए सुना। मुझे लगता है कि वह अपनी मां से बात कर रहा था। मुझे सिर्फ कुछ ही वाक्य सुनाई दिए। मैं जासूसी करने की कोशिश नहीं कर रहा था। यह बस संयोग से हुआ। वैसे भी यह हमेशा संयोग से होता है। सच में वह गॉसिप, गपशप की हर बात कैसे सुन लेता है। वह स्वाभाविक रूप से गॉसिप की तरफ आकर्षित होता है। वैसे भी सामान्य विचार यह था कि उसकी मां चाहती थी कि वह ग्रेजुएशन के बाद जल्दी वापस आ जाए। कहा कि घर के पास उनके कनेक्शन हैं और उसे परिवार के करीब एक अच्छी नौकरी मिल गई है। और शियाओबाई का मुद्दा यह था कि उसकी मां उसे वापस बुलाकर शादी कराने का झांसा दे रही थी। उसने शायद पहले से ही उसके लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज कर रखी थी। मुख्य बात यह है कि उसकी एक छोटी बहन भी है। वे उसे घर के करीब चाहते हैं ताकि वह भाग न सके और उसका सपोर्ट कर सके। यह कहने के बाद युकी ने भावनात्मक रूप से आह भरी। मैं एक पल के लिए शांत हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह शहर में ही रुकना चाहता था। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं फोन कार्ड के 2 टुकड़े कर देता, अपने जहरीले परिवार को अलविदा कहता और सीधे भाग जाता। भाग्यवश मेरे परिवार का माहौल बहुत अच्छा था। वह इसके बारे में जितना ज्यादा सोचता था उतना ही ज्यादा गुस्सा हो जाता था। मैं उसे हिंट देने जा रहा हूं कि वे उसे पूरी जिंदगी के लिए चूस न सकें। उसने कभी परिवार के पैसों का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी वे उसे चूसना चाहते हैं। मैंने मन ही मन चुपचाप आह भरी। मुझे उम्मीद थी कि शियाओबाई को वह मिल जाएगा जो वह चाहता था। मेरे हाथ के पास का फोन एक बार वाइब्रेट हुआ। मैंने उसे उठाया और जियांग यू का एक मैसेज देखा। खुशी है कि तुम ठीक हो। मैंने अभी अभी एक मीटिंग खत्म की है। फिर उसने दूसरा मैसेज भेजा। मैं आज सुबह लो यूपिंग को देखने गया था। अब लो यूपिंग का नाम देखकर मैं असामान्य रूप से शांत महसूस कर रहा था। मैंने लापरवाही से पूछा कि उसे क्या हुआ था। जियांग यू, कल रात छूछुआन और मैं उसे घर ले गए, लेकिन उसने खुद पर यह मुसीबत बुलाई। पागलों की तरह शराब पी, फिर अपना आपा खो दिया और बालकनी पर बारिश में खड़ी रही। आज सुबह छूछुआन वहां से गुजरी और चेक किया कि वह ठीक है या नहीं। पता चला कि उसे सच में बुखार था और वह बेहोश हो गई थी। मैं एक पल के लिए अवाक रह गया। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता था कि लू यूपिंग ऐसी क्यों हो गई। क्या यह किसी तरह का हीना भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था? इस गहराई से भरे स्नेही नाटक को करने से पहले उसे किसी के हार मानने तक का इंतजार क्यों करना पड़ा, जैसे कि सब कुछ किसी न किसी तरह मेरी ही गलती हो। मैंने जवाब दिया, वह मुझे दोष देने तो नहीं जा रही है ना? जियांग यूं हंसा। उसे तेज बुखार था। जब मैं निकला तो वह अस्पताल जाते समय तक नहीं जागी थी। छूछुआन ने दरवाजे के बाहर उसके साथ मजाक भी किया। यूपिंग, क्या तुम इस बुखार का मुकाबला करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम खुद को जलाकर भूलने की बीमारी, अमनेसिया की उम्मीद कर रही हो ताकि हर कोई हमेशा के लिए खुशी से जी सके? जब मैं जियांग यू से चैट कर रहा था, अचानक एक फोन कॉल आया। ये आंटी शियाओ का फोन था। मैंने कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन को घूरा। मुझे अंदाजा हो गया कि वह चाहती थी कि मैं लुओ यूपिंग से मिलने जाऊं। लुओ यूपिंग शायद फिर से परेशानी खड़ी कर रही थी। मैंने कॉल का जवाब दिया और पहले उनका अभिवादन किया। आंटी शियाओ? आंटी शियाओ दूसरी तरफ से चिंतित लग रही थी। शेन, मैं जानती हूं कि तुम यूपिंग के साथ और कोई संपर्क नहीं रखना चाहते, लेकिन वह अभी अभी जागी है और वह कुछ खा पी नहीं रही है। वह पूरी तरह से बेजान हो गई है। बेटा, क्या तुम प्लीज यूपिंग से मिलने आ सकते हो? मैं तुमसे भीख मांगती हूं। जैसे ही वह बोली, आंटी शियाओ ऐसा लगा जैसे वह रोने वाली थीं, जिससे मुझे लू यूपिंग से और भी ज्यादा नफरत हो गई। उसने खुद परेशानी खड़ी की और दूसरों को भी अपने साथ घसीट लिया। जब उसने मुझे जवाब देते नहीं सुना तो आंटी शियाओ और चिंतित हो गईं। मैं जानती हूं कि यह सब यूपिंग की गलती है। मैं जानती हूं कि तुम उसे देखना नहीं चाहते। बस इसे एक मरीज से मिलने आने के तौर पर सोचो। ठीक है, मैंने अपने दिल में चुपचाप आह भरी। मैंने आंटी शियाओ को पहले कभी इस तरह के भीख मांगने वाले लहजे में बात करते नहीं सुना था। शेन, अगर ऐसी बात ना होती तो मैं तुम्हें कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए मजबूर नहीं करती जिसे तुम नापसंद करते हो। कृपया आंटी की मदद करो। इनकार के शब्द मेरे गले में ही अटक गए। मैं समझता हूं आंटी, मैं आ जाऊंगा। मैंने अपने दिल में लू। यूपिंग को कुछ बार चुपचाप कोसा। आंटी शियाओ ने तुरंत मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि वह अभी लंच तैयार करने घर जा रही हैं। हम बाद में अस्पताल में मिलेंगे। मैंने धीरे से जवाब दिया और फोन काट दिया।
फिर मैंने जियांग यू को मैसेज भेजना जारी रखा। आंटी शियाओ ने अभी मुझे कॉल किया था। जियांग यू ने तुरंत जवाब दिया। वह चाहती हैं कि तुम लू यूपिंग से मिलने जाओ। मैंने एक मम के साथ जवाब दिया। जियांग यू ने एक पल के लिए सोचा। लुओ यूपिंग शायद ऐसा नाटक कर रही है जैसे वह मर रही हो। शायद इसीलिए आंटी शियाओ के पास तुम्हें कॉल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। तुम शियाओशिन को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? वास्तव में मेरा भी यही विचार था, बिल्कुल वही जो मैं सोच रहा हूं। मैंने समय पर एक नजर डाली। 11 हून बज चुके थे। मैं पक्का नहीं था कि वो इस समय पढ़ा रही है या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उसका नंबर डायल किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह उठा लेगी। शेन, क्या तुमने खाना खा लिया? उसकी आवाज सुनकर मेरा सिर हल्का महसूस होने लगा। उसकी धीमी आवाज मेरे कान के पास फुसफुसाती हुई लगी। अभी नहीं। मैंने एक हाथ से फोन पकड़ा जबकि अपनी दूसरी कोहनी टेबल पर टिकाकर अपनी ठुड्डी का सहारा लिया। क्या तुम बाद में फ्री हो? मम, मेरे साथ लंच करना चाहती हो? मैंने धीरे से हामी भरी। क्या लुओ यूपिंग को आज सुबह अस्पताल नहीं भेजा गया था? उन्होंने कहा कि वह कुछ खा पी नहीं रही है और आंटी शियाओ ने कॉल करके मुझसे उससे मिलने के लिए कहा है। जैसे ही मैंने यह कहा, मैंने फिर से आह भरी। मैं लू यूपिंग को देखना नहीं चाहता। लू यूपिंग अस्पताल में भर्ती हो गई। शियाओशिन की आवाज अचानक बहुत अधिक चमक उठी। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? हाँ। मैंने अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिकाया और धीरे से कहा, अगर मैं अपने एक्स को देखने जा रहा हूं तो बेशक मुझे तुम्हें बताना होगा। क्या होगा अगर तुम गुस्सा हो जाओ और भाग जाओ? वह एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरी तरफ से एक धीमी हंसी आई। मैं नहीं भागूंगी। फिर उसने जोड़ा, चलो साथ चलते हैं और देखते हैं कि एक्स कितनी दयनीय है। तो फिर तुम कब फ्री हो? मैं खिड़की से बाहर सड़क की तरफ देखने के लिए मुड़ा। इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म कर पाता, मेरे चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। शियाओशिन कार के दरवाजे के पास खड़ी थी। कांच के माध्यम से मुझे हाथ हिलाकर इशारा कर रही थी। मैंने अपना फोन पकड़ा, कर्मचारियों को अलविदा कहा और बाहर की तरफ भागा। युकी काफी देर से देख रही थी और आह भरे बिना नहीं रह सकी। उसने पास की लिली से कहा, शक्कर बहुत ज्यादा मीठी है। लिली ने जवाब दिया, बॉस प्रेसिडेंट लू के साथ रहने की तुलना में काफी ज्यादा खुश दिख रहे हैं। जरूर, बॉस प्रेसिडेंट लू को देखकर भी खुश होते थे, लेकिन वे शायद ही कभी साथ में समय बिताते थे। वह इतनी बार कब मुस्कुराया है? तो ऐसा होता है प्यार में होना। मैं कार में बैठ गया। तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गईं? आज कोई क्लास नहीं थी। मैं आज सुबह एक रिपोर्ट सबमिट करने स्कूल गई थी। फिर मैं तुम्हारे साथ खाने के लिए जल्दी वापस आ गई। शियाओशिन ने अपनी आंखें सड़क पर बनाए रखीं। वह हमें कार से अस्पताल ले गई। अस्पताल में प्रवेश करने के बाद मैंने उस रूम नंबर का पीछा किया जो आंटी शियाओ ने मुझे दिया था और 5वीं मंजिल के लिए लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद मैंने रूम नंबर की तलाश की। आंटी शियाओ शायद अभी तक वापस नहीं लौटी थीं। मैंने अस्पताल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, फिर उसे धक्का देकर खोल दिया। मैं सच में देखना चाहता था कि लुओ यूपिंग अभी कितनी दयनीय दिख रही है। जैसे ही दरवाजा खुला, हंसी और बातचीत की आवाजें कमरे में गूंज उठीं। लुओ यूपिंग कमरे में अकेली नहीं थी। वहां एक और आदमी था और मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। वह ली शियाओ था। तब लुओ यूपिंग अक्सर ली शियाओ को मेरे आसपास लाती थी, इसलिए जब भी मैं उन दोनों को साथ देखता था, मैं भागने का बहाना ढूंढना चाहता था। लेकिन अब यह अलग था। मुझे केवल घिन आ रही थी। तो आंटी शियाओ का न खाने पीने और बेजान होने से यही मतलब था। तो फिर टेबल पर क्या था? उसके हाथ में चॉपस्टिक्स की जोड़ी किस लिए थी? और वह क्या खा रही थी? हालांकि उसका चेहरा पीला दिख रहा था, फिर भी वह काफी खुश लग रही थी। समय की कितनी बर्बादी। दरवाजे पर मुझे खड़ा देखकर लू यूपिंग जम गई, सहज रूप से खुश होकर कि मैं उसे देखने आया हूं। जैसे ही वह खुश हो रही थी, शियाओशिन अचानक मेरे पीछे दिखाई दी। उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत जम गई। उसकी आंखें बर्फीली हो गईं जब उसने उसकी तरफ देखा। शेन, तो तुम आ गए? लुओ यूपिंग ने एक जबरन मुस्कान बिखेरी और मुझसे कहा। ली शियाओ ने भी मेरा अभिवादन किया। शेन, लंबे समय से नहीं मिले। शियाओशिन ने इस दृश्य पर एक भौं उठाई। तो यह था ना खाना और ना पीना। मैंने अभी भी शालीनता से जवाब दिया, लंबे समय से नहीं मिले। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, मैंने अपने पीछे किसी को पुकारते हुए सुना, शेन। मैं गलियारे में चल रही छू छुआन की तरफ देखने के लिए मुड़ा। जियांग यू और आंटी शियाओ के साथ, जो अभी तक कमरे में दाखिल नहीं हुए थे। छू छुआन ने कहा, मुझे देखने दो कि मेरी प्यारी बहन कितनी नाजुक हो गई है। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाती, उसने अंदर का नजारा देखा
और एक अजीब सी हंसी हंसी। अवाक होकर जियांग यू एक पल के लिए जम गया। ली शियाओ और आंटी शियाओ दरवाजे पर खड़े थे। उनके एक्सप्रेशन तुरंत काले पड़ गए। तुम वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ और बैठो, लू यूपिंग ने कहा। मैं कमरे में चला गया, लेकिन मेरी नजर शियाओशिन पर टिक गई। मुझे अजनबियों का परेशान करना पसंद नहीं है। मैं एक ठंडी हंसी हंसा, फिर आंटी शियाओ की तरफ मुड़ा। और यह सब उस बात से कैसे मैच करता है जो आपने बयां की थी? अगली बार अगर ये लू यूपिंग के बारे में हो तो मुझे फिर कभी कॉल मत करना, भले ही वह मर जाए। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सबके सामने शियाओशिन के लिए चीजें मुश्किल बनाना उस जैसी कमीनी नरक में जा सकती है। उस पर एक सेकंड भी खर्च करना जिंदगी की बर्बादी थी। चूंकि मिस लुओ हमारा स्वागत नहीं करती हैं, तो हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। सीधे लू यूपिंग के सामने शियाओशिन ने शियन का हाथ थाम लिया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और लू यूपिंग की आंखों में वह मुस्कान विशेष रूप से चिढ़ाने वाली थी। वह उसे उकसा रही थी। मम्मी चलो चलें। मैंने धीरे से चूचुआन और जियांगयू को देखने के लिए कहा। हम पहले निकल रहे हैं। हम दोनों हाथ में हाथ डाले बाहर निकल गए, सीधे लू यूपिंग के सामने। वह लू यूपिंग घबराहट में बेड से उठी, लेकिन ली शियाओ ने उसे रोक दिया। यूपिंग, तुम्हारा बुखार अभी अभी उतरा है, थोड़ा और आराम करो। आंटी शियाओ ने सीधे लंच बॉक्स को पास के कचरे के डिब्बे में फेंक दिया और लू यूपिंग को डांटा। मेरे जाने से पहले तुम ऐसा नाटक कर रही थी जैसे तुम मर रही हो। मैंने अपने स्वाभिमान को निगला और शेन से मेरे खातिर तुम्हें देखने आने की भीख मांगी। और तुम्हारे बारे में क्या? तुम शेन के बारे में बातें करती रहती हो, लेकिन फिर एक स्टंट किया और अपनी सहेली को उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने दिया। आंटी, यूपिंग अभी भी बीमार है, देखिए, क्या आप उसे अभी ना डांटें? ली शियाओ ने उन्हें मनाने की कोशिश की। आंटी शियाओ लुओ यूपिंग से बेहद गुस्से में थीं। क्या तुमने लुओ यूपिंग को पहले ही डंप नहीं कर दिया था? तो फिर तुम चीजें पूरी तरह से क्यों नहीं काट सकीं? लुओ यूपिंग ने तुम्हें इलाज के लिए पैसे दिए और यहां तक कि तुमसे मिलने भी आना चाहती थी। क्या तुम्हें पता था कि लुओ यूपिंग की तब पहले से ही एक प्रेमिका बॉयफ्रेंड का विपरीत अर्थ यहां दोस्त के संदर्भ में हो सकता है थी? मैं उसे तुमसे मिलने नहीं जाने देती थी और वह इस बात को लेकर मुझसे नाराज हो गई थी। आखिरकार उसने समझौता किया और तुम्हें देखने के बजाय केवल पैसे दिए। फिर उसने इसका गुस्सा शेन पर निकाला। नौजवान, तुम बहुत पहले ही बदल गए थे। मम्मी, बोलना बंद करो, लू यूपिंग भारी आवाज में चिल्लाई। आंटी शियाओ ने ठंडी सांस ली। मैं तुम्हें अब और कंट्रोल नहीं कर सकती। जो करना है करो फिर। और वह चली गई। वह बहुत ज्यादा जानकारी थी। जियांगयू और चूचुआन दोनों इसे सुनने के बाद चौंक गए थे। मैं तुमसे किसी और समय मिलने आऊंगा, ली शियाओ ने धीरे से कहा। लू यूपिंग ने जवाब दिया। घर जाते समय सावधानी बरतना। ली शियाओ ने सिर हिलाया, फिर दरवाजे पर खड़े दो लोगों का अभिवादन किया और वह भी चला गया। जियांगयू ने उपहास किया। तब शेन ने तुम्हें देर रात घर भेजा ताकि कई बार, और तुमने एक बार भी उससे रास्ते में सुरक्षित रहने के लिए नहीं कहा। उसने फिर से अपना मुंह खोला। रहने दो, बस ठीक होने पर ध्यान लगाओ, मैं जा रही हूं। अब कहने को कुछ नहीं बचा है। कमरे में केवल छू वेनर और लू यूडेन बचे थे। छू वेनर उसके बिस्तर के पास बैठ गई। लिहाओ के साथ क्या चल रहा है? तुम दोनों सालों बाद पहली बार मिले हो। वह यहां अस्पताल में चेकअप के लिए आया था और बस अचानक उसने मुझे कमरे के बाहर देख लिया, लू यूडिन ने समझाया। मैं सच में नहीं जानती थी कि वह यहां आ जाएगा। क्या इत्तेफाक है ना? वह यहां रहता भी नहीं है, और अगर उसे चेकअप की जरूरत थी तो उसे उस अस्पताल जाना चाहिए था जहां उसका इलाज चल रहा है। वह जाहिर तौर पर यहां तुम्हारे लिए आया था। जब शीन की बात आती है तो तुम हमेशा इतनी हिसाब किताब लगाने वाली, हमेशा साजिशें रचने वाली और चीजें छुपाने वाली बन जाती हो, तो फिर उसके सामने तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो जाती हो? लू यूडिन इस पूछताछ से चिढ़ गई। हमारे बीच अब कोई संभावना नहीं बची है। तुम अब भी इस पर शक क्यों कर रही हो? उसने चू वेनर की तरफ देखा। क्या शीन ने अभी गलत समझा? किसे परवाह है? शीन वैसे भी तुम्हें पसंद नहीं करता। वह श्याओ यूशिन को एक रत्न की तरह संजो कर रखता है, और ईमानदारी से कहूं तो श्याओ यूशिन इस बर्ताव के लायक है। बस अब इसे जाने दो। यूडिन, शीन और श्याओ यूशिन की एक साथ जिंदगी में खलल डालना बंद करो। वे बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तुमने जो किया वह सचमुच बहुत ज्यादा था। लू यूडिन ने अपने सिर की तरफ इशारा किया। जब तक कि यह सब कुछ भूल न जाए, वरना मैं जीवन भर उसके साथ उलझी रहूंगी। तो आखिरकार यह लू यूडिन ही है। मुझे जानना चाहिए था, लेकिन सच में लड़की
इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जिंदगी दुखी है तो दूसरों को अपने साथ नीचे मत खींचो। अस्पताल से निकलने के बाद मैंने श्याओ यूशिन को गले लगा लिया। उसने पूछा, क्या बात है? श्याओ यूशिन ने धीरे से मेरी पीठ थपथपाई। अगर वह बात करना चाहती है तो उसे करने दो। वह पहले से ही काफी गुस्से में है। वैसे भी कुछ शब्द उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे। अपनी बात से उसे भड़काने के लिए अतीत का इस्तेमाल करना बिल्कुल वैसी ही चीज थी जो लू यूडिन जैसी घटिया एक्स ही कर सकती थी। बहुत बुरा हुआ कि शीन अब उसका है और उसका लू यूडिन से अब बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा वहां अभी जो कुछ हुआ वह दृश्य काफी मनोरंजक था। शीन शायद अब लू यूडिन से और भी ज्यादा नफरत करता होगा। कुछ खाने चले? मैंने उसकी तरफ ऊपर देखा और पूछा। श्याओ यूशिन हमें एक रेस्टोरेंट ले गई। हम दोनों एक साथ अंदर गए। खाना ऑर्डर करने के बाद मैंने श्याओ यूशिन को लिहाओ के बारे में बताना शुरू किया। अभी अस्पताल के कमरे में जो आदमी था उसका नाम लिहाओ था, लू यूडिन का एक्स बॉयफ्रेंड। मैं पहले सोचता था कि वह काफी लापरवाह है। उम्मीद नहीं थी कि वह इतना लाचार रोमांटिक होगा। आधी बात के बीच में मैंने श्याओ यूशिन की तरफ देखा। अंदाजा लगाओ उसके साथ क्या हुआ? श्याओ यूशिन को ऐसा लगा जैसे उसने पहले किसी को यह कहते सुना था कि लू यूडिन को उसके एक्स ने छोड़ दिया था। फिर उसने शीन को आगे बोलते सुना। उसके ग्रेजुएट होने के बाद लू यूडिन ने उसके लिए एक नौकरी का इंतजाम किया था, लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप हो गया क्योंकि वह सच्चे प्यार के पीछे भाग रहा था। उसने लू यूडिन को छोड़ दिया और नौकरी भी छोड़ दी। जब मुझे पहली बार इन सब के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि वह सच में बहुत कूल है, जिसने अपने सबसे प्यारे इंसान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। मैं थोड़ी देर के लिए रुका, यह याद करते हुए कि कैसे मैं कभी उससे सीखना चाहता था, और अचानक मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने हल्के से खांसा। इन सारे सालों के बाद वह पूरी तरह बदल गया है। उसमें पहले जैसा आत्मविश्वास और जज्बा बिल्कुल नहीं बचा है। श्याओ यूशिन ने मेरी तरफ अर्थपूर्ण तरीके से देखा। तुम सच में पहले उससे सीखना नहीं चाहते थे, है ना? मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे कैसे पता चला? तभी वेटर मेज पर बर्तन लेकर आया। मैंने श्याओ यूशिन के हाथ में चॉपस्टिक्स थमा दी। खाओ खाओ। जैसे ही हम दोनों खाना शुरू करने वाले थे, जियांग यू और चू वेनर हमारी तरफ बढ़े। क्या इत्तेफाक है? चू वेनर सीधे श्याओ यूशिन के पास बैठ गए। जियांग यू मेरे पास बैठ गया। हमने तुम दोनों को अंदर आते देखा, इसलिए हम पीछे पीछे आ गए। वेटर 2 और बर्तन ले आया और कुछ और डिशेस भी जोड़ दी। मैंने अन जियाओ से जो बातें कहीं, उसने उस पर कैसी प्रतिक्रिया दी? जब मैं निकला तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने उन दोनों से पूछा। जियांग यू ने जवाब दिया, बेशक। उसने लू यूडिन को बुरी तरह डांटा। चू वेनर आज सुबह हंस पड़ी और श्याओ ने तो यहां तक कहा था कि वह लू यूडिन के लिए सूप बनाने घर जा रही थी। लेकिन लू यूडिन के उस ड्रामे के बाद वह इतनी गुस्सा हो गई कि उसने सूप सीधे कचरे में फेंक दिया। अन्य जियाओ ने खास तौर पर घर के रसोइये से इसे बनवाया था। फिर भी उसने एक निवाला लेने से भी इनकार कर दिया, जैसे वह मरना चाहती हो। लेकिन जैसे ही लिहाओ आया, उसने खुशी खुशी वह अजीब सा खाना खा लिया जो लिहाओ ने उसके लिए खरीदा था। जियांग यू का लहजा तुरंत व्यंग्यात्मक हो गया। श्याओ यूशिन ने चुपचाप मन में सोचा, वह सचमुच अच्छी चीजों की कद्र नहीं कर सकती। वैसे लिहाओ इतना कैसे बदल गया? स्वाभाविक रूप से मैंने लिहाओ पर अब और ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन आज लिहाओ के व्यवहार से मैंने अंदाजा लगाया कि उसका तलाक हो गया था। जियांग यू कुछ सेकंड के लिए रुका, अभी भी सोच रहा था कि क्या उसे मुझे वह बताना चाहिए जो उसने अस्पताल में सुना था। इससे पहले कि वह बोल पाता, चू वेनर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वह गंभीर रूप से बीमार हो गया था और उसके जीवन का सच्चा प्यार उससे तंग आ गया। फिर उसे तलाक दे दिया। लू यूडिन ने 6 महीने पहले उसके इलाज के लिए पैसे भी दिए थे और उससे मिलने भी गई थी। क्या इससे उसे लू यूडिन के एहसान याद नहीं आएंगे? इसलिए अब वह अचानक से आमने सामने आ जाता है। यकीनन अगर कोई किसी कप से भावनात्मक रूप से जुड़ सकता है तो फिर इंसान से तो और भी ज्यादा यह घिनौना है। उसने तुरंत विषय बदल दिया और श्याओ यूशिन की तरफ देखा। श्याओ यूशिन, तुमने भी हुआ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है ना? तुम हमारी ही उम्र के आसपास हो, हम भी एक ही उम्र के हैं। तो फिर मैंने तुम्हारे बारे में पहले क्यों नहीं सुना? चू वेनर ने उत्सुकता से पूछा। वह लू यूडिन एंड जियांग यू सभी हुआ यूनिवर्सिटी के फाइनेंस डिपार्टमेंट से थे। भले ही श्याओ यूशिन उसी डिपार्टमेंट में न रही हो, उसकी क्षमताओं के हिसाब से उन्होंने कम से कम उसका नाम तो सुना ही होना चाहिए था। लेकिन अजीब बात थी कि उन्हें उसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था।
क्या श्याओ यूशिन कोई देर से चमकने वाली जीनियस थी जो अचानक एक दिन मशहूर हो गई? मैंने श्याओ यूशिन पर चुपके से नजर डालते हुए एक पसली रिब का टुकड़ा चबाया। जैसे ही मैंने उसे शांति से जवाब देते सुना, जब तुम लोग फ्रेशमैन थे, मैं शायद तब तक सीनियर बन चुकी थी, क्योंकि मेरी क्षमताएं बहुत असाधारण थीं। मैं अब उनके साथ उसी मैदान में मुकाबला नहीं कर रही थी। मैं भी एक पल के लिए दंग रह गया। मुझे पता था कि उसने ग्रेड्स स्किप किए थे, लेकिन इस तरह से सुनना सचमुच थोड़ा हैरान करने वाला था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद छू वेनर 2 बार हंसी। ठीक है, आज रात मैं घर जाऊंगी और तुम्हारी इस महान जीवन कहानी को ढूंढूंगी। यूशिन, तुम्हारी भावनाएं बहुत स्थिर हैं। तुम लू युडिन द्वारा तुम्हें निशाना बनाए जाने को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखती। चू वेनर जितना श्याओ यूशिन को देखती, उतनी ही वह उसे दिलचस्प लगती। श्याओ यूशिन की आंखों में मनोरंजन की एक झलक चमकी, लेकिन मेरे चेहरे पर चिंता देखकर वह धीरे से बोली, जैसे मुझे आश्वस्त करने की कोशिश कर रही हो। मेरे बारे में चिंता मत करो। उसके होठों के कोने थोड़े मुड़े और उसने अपना सिर झुकाकर खाना जारी रखा। मुझे अब भी लगता है कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए। लू युडिन काफी बेरहम है। वह निश्चित रूप से श्याओ यूशिन पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं करेगी। आखिरकार वह लू शियान और जियांग यू को नाराज नहीं करना चाहती। उनके बीच की दरार पहले से ही काफी गहरी है। अगर वह सच में उनके किसी करीबी के पीछे गई तो वह बची कुची साख भी पूरी तरह बर्बाद कर देगी। लेकिन लू युडिन के तरीके श्याओ यूशिन की प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकते हैं और उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। उसे ऐसा करना बहुत पसंद है। चेतावनी के लिए धन्यवाद। हालांकि व्यक्तिगत रूप से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उनका इरादा अच्छा था। खाने के बाद उन्हें अभी भी काम था, इसलिए वे वापस कंपनी की तरफ चल दिए। मैंने श्याओ यूशिन का हाथ थामा और हम सड़क पर टहलने लगे। मैं उसकी तरफ मुड़ा। यूशिन, क्या तुम पहले किसी शुरुआती रिश्ते में थी? श्याओ यूशिन ने तुरंत इनकार किया। मैं नहीं थी। लेकिन क्या तुमने यह नहीं कहा था कि जब तुम जूनियर थीं तब तुमने किसी को डेट किया था? क्या तुम तब तक बालिग भी हुई थीं? बेशक मैं थी। मैंने जानबूझकर अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करता। श्याओ यूशिन रुकी, फिर तुरंत टाइमलाइन को साफ तौर पर समझाने लगी। इसे सुनने के बाद मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तभी श्याओ यूशिन को एहसास हुआ कि मैंने उसे बेवकूफ बनाया था। बेबसी में उसने मेरे गालों को 2 बार चूमा। जैसे ही हम एक ज्वेलरी स्टोर के पास से गुजरे, श्याओ यूशिन रुकी और अंदर एक नजर डाली। इससे पहले कि मैं कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे स्टोर के अंदर खींच लिया। एक बार अंदर जाने के बाद मुझे याद आया कि श्याओ ली के साथ क्या हुआ था, और इसके बारे में सोचने के बाद मैंने उसे उपहार के रूप में एक छोटा सोने का सामान खरीदने का फैसला किया। मैंने एक पिक्सू ब्रेसलेट चुना और श्याओ यूशिन से पूछा, क्या यह अच्छा लग रहा है? श्याओ यूशिन ने कुछ सेकंड के लिए उसे देखा, फिर कहा, मेरी खातिर पैसे बचाने की कोशिश मत करो। मैं हल्के से हंसा। यह मेरे कैफे के एक कर्मचारी के लिए है जो इस्तीफा देने वाला है। यह ब्रेसलेट उतना भारी नहीं है। इसकी कीमत केवल कुछ हजार है। यह बस सराहना का एक प्रतीक है और सोने की अपनी कीमत बनी रहती है। अगर उसका परिवार सच में किसी दिन उसे पूरी तरह से निचोड़ना शुरू कर देता है तो वह कम से कम इसे बेच सकता है, अगर उसे तुरंत पैसों की जरूरत हो। मैंने ब्रेसलेट क्लर्क को सौंप दिया और उससे इसे रैप करने के लिए कहा, तुम अपने लिए कुछ पसंद करो। श्याओ यूशिन मुझे रिंग सेक्शन की तरफ ले गई। क्लर्क ने तुरंत कई डिजाइन सुझाए। श्याओ यूशिन ने उत्साहपूर्वक मुझे सोने की अंगूठियां चुनने में मदद की। इनमें से कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है? मैं आखिरकार 2 अंगूठियों के बीच चयन करने में कशमकश में पड़ गया। आखिरकार मैं अक्सर आभूषण नहीं पहनता और मैं नहीं चाहता था कि श्याओ यूशिन मेरे ऊपर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करे। दोनों को रैप कर दो। उसने अंगूठियां क्लर्क को सौंप दी। क्लर्क के चेहरे की मुस्कान तुरंत और बढ़ गई। मैं झिझका। मैं सच में इन्हें अक्सर नहीं पहनता। कोई बात नहीं अगर तुम इन्हें नहीं पहनते, ये बस वहां रखी हुई सुंदर लग सकती हैं। जैसे ही वह बोली, मैंने उसके लिए भी कुछ खरीदने के बारे में सोचा और उसे ब्रेसलेट काउंटर की तरफ खींचा। क्लर्क की आंखें तुरंत चमक उठीं और वह कुछ और चीजों की सिफारिश करने के लिए दौड़ी, यह सोचते हुए कि आज उसकी मुलाकात सचमुच उदार ग्राहकों से हुई है। कुछ तारीफें और उन्होंने लगभग सब कुछ खरीद लिया। हर दिन ऐसे ग्राहक मिलना कितना शानदार होगा। आखिरकार हमने अंगूठियां, एक सोने का ब्रेसलेट और एक और चेन ब्रेसलेट खरीदा। मैंने सब कुछ के लिए भुगतान किया। क्लर्कों ने हमें अलविदा कहने के लिए एक कतार बनाई। कृपया अगली बार फिर आइएगा। मुझे अभी भी वह अंगूठी सबसे ज्यादा पसंद है।
जो तुमने मुझे दी थी। मैंने अपनी आंखें के सामने अपना हाथ उठाया, शायद इसलिए क्योंकि यह मुझ पर अच्छी लग रही थी। उसने मेरे उठे हुए हाथ को पकड़ा और उसे नीचे मेरी तरफ कर दिया। फिर आराम से कहा, तुम भी मुझ पर अच्छे लगते हो। मैंने अपनी आंखें उठाकर उसकी आंखों से मिलाया और मुस्कुराया। घर लौटने के बाद श्याओ यूशिन ने एक कप गुनगुना पानी निकाला और उसे मेरे सामने मेज पर रख दिया और मेरे पास बैठ गई। मैंने उसे श्याओली के बारे में बताना शुरू किया। उसके माता पिता उसे शादी करने के लिए वापस घर बुलाने का झांसा देना चाहते हैं और बाद में वे उससे उसकी छोटी बहन का खर्च उठाने की उम्मीद करेंगे। उसने मेरे लिए 2 साल काम किया है, कैफे जैसे हमारे यहां। लोग आमतौर पर बहुत लंबे समय तक नहीं रुकते। एक बैच के बाद दूसरा बैच चला जाता है, लेकिन जो कोई भी 2 साल से ज्यादा रुकता है, मैं हमेशा उनके जाने से पहले उन्हें एक छोटा सा उपहार देता हूं। इसलिए मैंने उसके लिए एक ब्रेसलेट खरीदा। इसकी कीमत बनी रहती है ना? श्याओ यूशिन ने धीरे से सिर हिलाया। बॉस, लू सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, चाहे मैंने कुछ भी कहा हो। श्याओ यूशिन ने हमेशा मुझे जवाब दिया। यह अंतर जितना मजबूत होता गया, मुझे उतना ही ज्यादा महसूस हुआ कि मेरा पिछला रिश्ता मेरे अपने एक तरफा लगाव के अलावा कुछ नहीं था। लू यूडिन की मौजूदगी पूरी तरह से वैकल्पिक थी। वह मुझे ठंडी प्रतिक्रिया देती थी। उसने धीरे से पुकारा, शीन। मेरा दिमाग जियांग्यू के शब्दों से भरा हुआ था। जो लोग आमतौर पर शांत बुद्धिजीवी लगते हैं, वे वास्तव में किसी और की तुलना में अधिक पागल हो सकते हैं। क्या वह सच में उस तरह की इंसान हो सकती है? कितनी शर्मिंदगी की बात है। श्याओ यूशिन के अपने ऑफिस पहुंचने के कुछ ही समय बाद जो शिनयांग वहां आ गई और तुरंत उसके पास आ खड़ी हुई। यूशिन, उस शेन यू ने कल मुझसे तुम्हारा कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मांगा था। कहा कि उसे तुमसे कुछ काम है। उससे कहने के लिए कुछ नहीं है। श्याओ यूशिन ने अपनी मेज पर छोटे हरे पौधे पर कुछ पानी छिड़का और घर की बालकनी पर लगे उस हरे फर्न जैसे पौधे को याद किए बिना नहीं रह सकी, जिसकी बहुत देखभाल की गई थी। उसने जो शिनयांग के शब्दों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। शेन यू, उसे भूल जाओ। जो शिनयांग उसके और करीब आ गई। क्या तुम्हें उत्सुकता भी नहीं है कि वह क्या चाहता है? श्याओ यूशिन ने तुरंत जवाब दिया, उत्सुक नहीं हूं। वह पहले से ही जानती थी कि श्याओ यूशिन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वह खुद उत्सुक थी। मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने बताने से इनकार कर दिया। इसलिए मैंने उसे तुम्हारा कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दिया। श्याओ यूशिन ने स्प्रे की बोतल नीचे रखी और उसकी तरफ देखा। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम शेन यू को नापसंद करती हो? तुम अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? जो शिनयांग ने अपनी जीभ से आवाज निकाली। वे अलग बातें हैं। उसके मुंह ढूंढने से क्या अच्छा हो सकता है? मैं बस उसे अपनी दुनिया से बाहर चाहती हूं। अफवाहें मत फैलाओ। आखिरकार शेन यू हमेशा श्याओ यूशिन के प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादों से भरा रहा था। वह श्याओ यूशिन का इस्तेमाल वह सब पाने के लिए करना चाहता था जो वह चाहता था। क्या खूबसूरत कल्पना है। एक लंबी खामोशी के बाद श्याओ यूशिन आखिरकार धीरे से बोली, अगर उसने फिर से शीन के सामने बकवास करने की हिम्मत की और ऐसी बातें कहीं जो उसे नहीं कहनी चाहिए थीं, तो मैं उसे इतनी आसानी से जीने नहीं दूंगी। चूंकि वह हर जगह मुसीबतें ढूंढ रहा है, इसका मतलब है कि उसकी जिंदगी बहुत लंबे समय से आसान रही है और वह खुद को चुनौती देना चाहता है। मैं उसकी वह इच्छा पूरी कर सकती हूं। उसे नर्क मोड पर रीस्टार्ट करने का अनुभव लेने दो। जो शिनयांग ने उसकी तरफ सहानुभूति से देखा। श्याओ यूशिन की आवाज पूरी तरह से ठंडी नहीं थी, लेकिन इसे सुनकर फिर भी लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और वह जो कहती थी हमेशा उसका मतलब पूरा करती थी। वह किसी सुपीरियर का दबाव लेकर चलती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि श्याओ यूशिन ऐसा कुछ कहेगी। किसी और की पत्नी के सामने बकवास करना सचमुच घिनौना था। जो शिनयांग उसकी मेज के सहारे टिक गई, अपनी बाहें सिकोड़ते हुए उससे बातें करने लगी। उसका वह मुंह पूरे दिन श्याओ यूशिन के साथ लगातार बकबक करना पसंद करता था। वह अपने स्कूल के दिनों से ही ऐसी थी। जहां तक श्याओ यूशिन की बात थी, अगर वह अच्छी तरह सोती तो वह शायद 2 वाक्य कहती। अगर वह बुरी तरह सोती तो वह एक शब्द भी नहीं बोलती, बस एक उदास चेहरा बनाए रखती। फिर भी जो शिनयांग लगातार बोलती रहती। श्याओ यूशिन का चेहरा असाधारण रूप से सुंदर था। स्कूल के दिनों में बहुत से लोग उसके पीछे भागते थे। बाद में एक टीचर बनने के बाद कई स्टूडेंट्स भी उसके पीछे पड़े। लोग उसके लुक्स के दीवाने थे। बेशक जो शिनयांग के भी चाहने वाले थे, लेकिन दोनों में से कोई भी वास्तव में स्टूडेंट्स नहीं चाहता था उनके प्यार में पड़ना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स सच में जुनूनी थे। उन्होंने जो कुछ चीजें की उससे ईमानदारी से वह और श्याओ यूशिन दोनों डर गए थे।
क्या बगल वाले फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगले मंडे को कोई लेक्चर नहीं होने वाला था? उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी के एक बेहतरीन फाइनेंस ग्रेजुएट्स को इनवाइट किया है। मैंने सुना है कि उन्होंने उसे कई बार इनवाइट किया है, लेकिन वह एक बार भी नहीं आई। कोई अंदाजा नहीं कि इस बार उन्होंने उसे कैसे मना लिया। जो शिन्यांग ने श्याओ यूशिन की तरफ देखा, जो एक पौधे से सूखी पत्तियां तोड़ रही थीं, और हुआवेई ग्रुप की मौजूदा चेयरवुमन को लू यूडिन कहा जाता है। अचानक श्याओ यूशिन का हाथ रुक गया और उसकी नजरें गहरी हो गईं। लू यूडिन का घटिया व्यवहार फिर से, लेकिन मैंने कल सुना कि इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट लू बीमार हो गईं, इसीलिए इसमें कुछ दिनों की देरी हो गई। श्याओ यूशिन ने लू यूडिन को अपने एक्स के साथ बैठकर हंसते और खुशी खुशी बातें करते हुए देखा था। उसने एक ठंडी हंसी निकाली। क्या वह खाने पीने में बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है? उसकी उन दो अजीब टिप्पणियों ने जो शिन्यांग को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। कौन ठीक लग रहा है? श्याओ यूशिन ने कुछ नहीं कहा। जो शिन्यांग ने मन ही मन कोसते हुए सोचा कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, फिर अपने चेहरे पर एक जबरन मुस्कान ले आई। श्याओ यूशिन हमेशा से इतनी गुस्सा दिलाने वाली रही थी। मेरे डैड ने भी पहले उसके बारे में बात की थी। कह रहे थे कि उसके पास सच में तरीके हैं। युवा पीढ़ी के बीच सबसे बेहतरीन में से एक। जो शिन्यांग के परिवार के पास भी कुछ पैसे थे और वे बिजनेस में थे, इसलिए वह कॉरपोरेट दुनिया को अच्छी तरह समझती थी। हुआवेई के लू। परिवार की बात करें तो यूनहांग इंटरनेशनल के श्याओ यूशिन का नाम भी लेना होगा। यूनहांग के मौजूदा प्रमुख श्याओ यूशिन शायद ही कभी जनता की नजर में आते थे। उन्होंने 10 से अधिक साल पहले यूनहांग का कार्यभार संभाला था, लेकिन यह अभी भी काफी अजीब था। श्याओ यूशिन के लिए पारिवारिक व्यवसाय विरासत में मिलना स्वाभाविक था। फिर भी उन्होंने पहले अपना खुद का नया कॉरपोरेशन शुरू किया, और होंग ग्रुप अब यूनहांग से कमजोर नहीं था। क्या वह दोनों को एक साथ कंट्रोल करने की योजना बना रहे थे? श्याओ यूशिन ने बाकी बातें न सुनने का नाटक किया। शायद ही कभी ऐसा उदासीनता दिखाई हो। लू यूडिन उसकी गॉसिप का विषय बनने के लायक नहीं थी। क्या तुम्हारी लू यूडिन से कोई दुश्मनी है? ऐसा नहीं हो सकता। तुम उस तरह की इंसान हो जो दूसरों के मामलों में दखल देने से नफरत करती है। तुम उससे कैसे टकरा सकती हो? जो शिनयांग बेहद हैरान थी। तुमने किसी और की पत्नी को तो नहीं चुरा लिया ना? यह विचार अपने आप में हास्यास्पद लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? श्याओ यूशिन ने लू यूडिन के जिक्र को नजरअंदाज कर दिया। उसका यहां लेक्चर देने आना निश्चित रूप से एक मकसद था। उसके इरादे बहुत स्पष्ट थे। बॉस, कल मेरा आखिरी दिन होगा। श्याओ ली ने अपने कपड़े बदले और मेरी तरफ हाथ हिलाया। मैं पीछे के एरिया में व्यस्त था। जब मैंने उसकी आवाज सुनी तो मैंने अपनी हथेलियां बजाईं। ठीक है, मुझे समझ आ गया। जैसे ही मैं बोला, मैंने अपने बैग से एक छोटा गिफ्ट बॉक्स निकाला और श्याओ ली को थमा दिया। तुम भी यहां 2 साल से हो, तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। श्याओ ली एक पल के लिए ठहर गया। कई सेकंड तक मेरे हाथ में मौजूद गिफ्ट बॉक्स को घूरता रहा। मैंने गिफ्ट बॉक्स उसके हाथों में ठंस दिया। ऐसी लो और देखो कि क्या तुम्हें यह पसंद आता है। श्याओ ली ने बॉक्स खोला, फिर तुरंत इसे बंद कर दिया और मुझे वापस सौंप दिया। कुछ घबराया हुआ सा दिखते हुए उसने कहा, बॉस, यह बहुत महंगा है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं कोई ऐसी चीज वापस कैसे ले सकता हूं जो मैंने पहले ही दे दी है? मैं तुम्हारी स्थिति के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में वह सब कर पाओगे जो तुम सच में चाहते हो। आगे का रास्ता कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, तुम्हें आखिरकार रोशनी दिखाई देगी। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं उनसे कुछ साल बड़ा था, इसलिए मुझे कम से कम उन्हें कुछ उम्मीद तो देनी ही चाहिए थी। बॉक्स पकड़े हुए श्याओ ली अचानक रोने लगा। उसने अपने आंसू पोंछे, फिर मेरी तरफ मुस्कुराया और कहा, थैंक यू बॉस, मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा। उसे विदा करने के बाद मैंने भर्ती का नोटिस फिर से अपडेट किया। कंप्यूटर बंद करने के बाद मैंने आलस्य से अंगड़ाई ली, फिर डेस्क पर रखे फोन को उठाया और उस पर एक नजर डाली। कई फ्रेंड रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन आ चुके थे। मुझे एक नजर में ही पता चल गया कि वे लू यूडिन की तरफ से थे। रिक्वेस्ट मैसेज में